Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dear son, today our next topic is peripheral nervous system. Actually हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम को स्टार्ट किया हुआ था. ह्यूमन नर्वस सिस्टम के टू पार्ट्स थे, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. आगे फर्दर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टू पार्ट्स हमने जो डिस्कस किए, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड. फिर नेक्स्ट स्टेप्स में हमारे पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का अभी ओवरव्यू मैंने आपको दिया था प्रीवियस लेक्चर्स में. तो वैसे अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या आता है, इसमें नर्व्स वगैरह आते हैं. हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या था, ब्रेन था और क्या था, स्पाइनल कॉर्ड था. और इसमें क्या था कि कुछ ब्रेन से नर्व्स निकलेंगी जिसको क्रैनियल नर्व्स बोलेंगे, और कुछ स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलेंगी जिसको स्पाइनल नर्व्स बोलेंगे. तो ये जितनी भी सारी की सारी नर्व्स होंगी वो एक नेटवर्क सा बनाएंगे और पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएंगी. और उनका फंक्शंस क्या होगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को लेकर जाना इफेक्टर्स की तरफ और रिसेप्टर्स से ब्रेन की तरफ लेके आना. ये इनका फंक्शन होगा उन नर्व्स का. यहाँ पर अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें, इसमें दो तरह के न्यूरॉन होते हैं. एक होता है सेंसरी न्यूरॉन और एक मोटर न्यूरॉन. अगर हम प्रीवियस यहाँ पर हमने इंटर न्यूरॉन की बात नहीं की क्योंकि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन: सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन या एसोसिएटिव न्यूरॉन. जो इंटर न्यूरॉन या एसोसिएटिव न्यूरॉन है वो ब्रेन में पाए जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में भी वही पाए जा रहे होते हैं. बट अगर हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो यहाँ पर टू डिफरेंट टाइप्स के न्यूरॉन्स पाए जा रहे हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन और एक मोटर न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन का जस्ट फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेके आना टुवर्ड्स द ब्रेन. यानी कि इसमें क्या करना है कि रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दे देनी है. ये बस इतना सा इसका काम है. बस आप लोग कह रहे हैं कि एक लिमिटेड वर्क इसका है. अगर हम नेक्स्ट बात करें मोटर न्यूरॉन की, मोटर न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है कि अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने प्रोसेसिंग कर दी है, वो प्रोसेसिंग जो कर दिया उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको मैसेज देगा, एक पैगाम देगा नव इम्पल्स के फॉर्म में. तो वो मोटर न्यूरॉन क्या करेगा कि हमारे यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे इफेक्टर्स की तरफ क्या लेके आएगा, मैसेज लेके आएगा. तो ये क्या करता है, टुवर्ड्स द ब्रेन लेके जाता है. यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर इफेक्टर्स को क्या दे रहा होता है, मैसेज दे रहा होता है. फिर वो इफेक्टर जो होते हैं वो रिस्पॉन्स शो करवा रहे होते हैं. अगर हम इसकी बात करें, जैसे ये टू टाइप्स का होता है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, कि कौन कौन से सिस्टम आते हैं, एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है. वॉलंटरी एक्शंस कौन सी होती हैं, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, लाइक स्केलेटल मसल्स. स्केलेटल मसल्स का एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, जहाँ पहले हमारी मूवमेंट जो है, लाइक अब ये जो मैं हैंड को मूव कर रही हूँ इस तरह, तो ये क्या हो रहा है, हमारे मसल्स की मूवमेंट्स हो रही है, हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं. ये वाले डायरेक्शन जो फंक्शन है वो वॉलंटरी एक्शन कहलाता है, वॉलंटरी फंक्शंस कहलाता है. और इसमें वन न्यूरॉन की इन्वॉल्वमेंट होती है. कैसे वन न्यूरॉन की इन्वॉल्वमेंट होती है, जो लाइक ये देखिए, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को ले रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को ये लेके जा रहा है ये वाला न्यूरॉन, ठीक है, ये वाला, ये मोटर न्यूरॉन है और ये मोटर न्यूरॉन इफेक्टर तक जा रहा है. तो दरअसल देखिए इसके दरमियान में सिर्फ एक ही न्यूरॉन इन्वॉल्व हुआ है. तो आप कह सकते हैं कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम है जो कि वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, इसमें ओनली वन न्यूरॉन की इन्वॉल्वमेंट होती है. तो ये जो ब्लू वाला मैंने ड्रा किया हुआ है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इफेक्टर, इनके दरमियान में सिर्फ एक ही न्यूरॉन आया है. नेक्स्ट हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. अगर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है. इनवॉलंटरी एक्शंस कौन से होते हैं, वो एक्शंस होते हैं जो हमारी कंट्रोल में नहीं होते, लाइक हार्ट बीट. हार्ट बीट किसे कहते हैं, दिल की धड़कन. दोस्तों ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. इसके अलावा डाइजेशन, जैसे ही हमारे एसोफेगस से नाला नीचे उतरता है डायरेक्शन, वहाँ पर इनवॉलंटरी एक्शन स्टार्ट हो जाता है. दरअसल आप कह रहे हैं कि डाइजेशन में भी क्या हो रहा है, इनवॉलंटरी एक्शन हो रहा है. इसके अलावा ब्लिंकिंग ऑफ आइज, देखिए हम चाह रहे होते हैं, हमें पता नहीं चल रहा होता कि कब हमारी जो आंखें हैं वो क्या हो जाती है, झपक जाती है. यहाँ का झपकना भी फ्रेंड्स, या ब्लिंकिंग ऑफ आइज, वो भी इनवॉलंटरी में ही आता है. तो दरअसल ये हमारे क्या इनवॉलंटरी एक्शंस है जो कौन कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है. इसके अलावा दरअसल यहाँ पर कितने न्यूरॉन्स इन्वॉल्व है, 2 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व है. ये इनके दरमियान में डिफरेंस आ रहा है कि ये वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, ये इनवॉलंटरी को. इसमें 1 न्यूरॉन इन्वॉल्व होता है, इसमें 2 न्यूरॉन्स आर इन्वॉल्व. कितने इन्वॉल्व है, 2 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन होंगे मोटर ये एक ही तरह के. तो जैसे यहाँ पर देखिए ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये देखिए ये मैसेज जा रहा है, ठीक है. ये हमारे पास क्या है, ये गैंग्लिया है.
तो ये देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये न्यूरॉन मैसेज लेके जा रहा है यहाँ पर गैंग्लिया में। तो पहले तो आपको डिफरेंस गैंग्लिया का पता होना चाहिए। गैंग्लिया क्या होता है, जैसे समटाइम डिफरेंस आ जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गैंग्लिया एंड नर्व्स। तो डिफरेंस गैंग्लिया क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सेल बॉडीज। यहाँ पर हम कहीं लिख लेते हैं गैंग्लिया क्या होता है, गैंग्लिया सिंगल को गैंग्लियोन कहते हैं, गैंग्लिया कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सेल बॉडीज। जैसे जो सेल बॉडीज की कंसंट्रेशन है उसको क्या बोलेंगे, गैंग्लिया बोलेंगे। और अगर हम नर्व्स की बात करें, नर्व्स क्या होता है ब्लड सेल्स, नर्व्स, नर्व जो होती है ये होती है बंडल ऑफ एक्सोन्स। एक्सोन्स का बंडल भी हो सकता है, यहाँ की डेंड्राइट्स, बंडल ऑफ एक्सोन्स और डेंड्राइट्स इज कॉल्ड नर्व। तो दरअसल यहाँ पे बहुत से नर्व फाइबर्स होते हैं, बंडल्स के अमाउंट में नर्व फाइबर्स होती हैं और उनके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू चढ़ा होता है जो उनको क्या करते हैं, एक साथ मिलकर उनसे काम करवा रहा होता है। तो दरअसल ये हमारे पास क्या है, नर्व है और ये गैंग्लिया। आई होप आपको गैंग्लिया की भी समझ आ गई होगी। गैंग्लिया क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सेल बॉडीज या पहले मैस ऑफ सेल बॉडीज। तो ये जो सेल बॉडीज का मैस है ये गैंग्लिया कहलाएगा। ये देखिए इसके अंदर सेल बॉडीज आ रही हैं। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज गया है यहाँ पर मोटर न्यूरॉन के पास, मोटर न्यूरॉन लेके चला गया गैंग्लिया के पास। जैसे गैंग्लिया से आगे ये देखिए फिर न्यूरॉन है, फिर ये रिसेप्टर्स के पास जा रहा है। जैसे इस तरह से क्या हो रहा है, ये यहाँ पर 2 न्यूरॉन की इन्वॉल्वमेंट हुई है, कितने की, 2 की। यहाँ पर क्या हुई थी, ओनली 1 न्यूरॉन की इन्वॉल्वमेंट हुई है और यहाँ पर 2 न्यूरॉन्स की हुई है। तो इसी तरह मैंने आपको ये ड्रा किया। इसमें सिर्फ ये समझाने का मकसद इस डायग्राम में कि यहाँ पर न्यूरॉन क्या है, 2 है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के गैंग्लिया, गैंग्लिया से जो यहाँ पर आ रही है इफेक्टर्स, इफेक्टर्स की तरफ मैसेज लेके जा रही है और इस तरह क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा। दरअसल ये हमारे पास आ गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अप्लाई होगा, आपको समझ आ गई होगी। फर्दर ऑटोनॉमिक सिस्टम के 2 पार्ट्स है, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जैसे बात करें तो ये इमरजेंसी की हालत में क्या होता है, एक्टिव होता है। यानी कि जब हमारी बॉडी को कोई इमरजेंसी की कंडीशन फेस करनी पड़ती है, देन कौन सा वर्क कर रहा होता है, हमारा सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा होता है। जैसे फाइट एंड फ्लाइट होती है। फाइट क्या होगा कि सामने से हमने कोई चीज देखी, कोई जहाँ कोई झगड़ा हो रहा है, अब झगड़ा हो रहा है हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो हम उसके साथ फाइट कर लेंगे या फिर वहां से दौड़ लगा लेंगे। तो दरअसल ये इस तरह ये क्या हो रहा है, फाइट एंड फ्लाइट में इन्वॉल्व होता है। अगर हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये रेस्ट की कंडीशन में होता है कि जब हमारी बॉडी रेस्ट की हालत में होती है, देन कौन सा हमारा नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा होता है। दरअसल हम इस को डिस्कस करते हैं 1 बाय 1, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो हमारी नर्व्स कहाँ से निकल रही होगी, ब्रेन से। ब्रेन से भी कहाँ पे, क्रेनियम से निकल रही होगी। कहाँ से, क्रेनियम से, उसको बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स। और ये टोटल कितने होते हैं, 12 पेयर्स होती हैं। तो दरअसल ये एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जा रहा होता है कि कितने पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के और स्पाइनल नर्व्स के, और इनके दरमियान डिफरेंस भी पूछा जा रहा होता है, डिफरेंस बिटवीन क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। अगर हम बात करें क्रेनियल नर्व्स की डियर फ्रेंड्स, क्रेनियल नर्व्स कौन सी होती है, जो ब्रेन से निकली होती हैं। जब यूँ कह लें जो क्रेनियम से निकलती हैं उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। और वहाँ कितने होते हैं, वो 12 पेयर्स होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्पाइनल नर्व्स, तो वो ब्रेन जो स्पाइनल कॉर्ड से निकली होती हैं। कहाँ से निकली होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से, तो उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। और ये 31 यानी कि 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के। वर्टेब्रल कॉलम या कह स्पाइनल कॉर्ड के ये जो डॉर्सल साइड से निकल रही है ये वाली नर्व्स, तो इनके पास होता है ये डॉर्सल साइड से निकल रही है, और ये जो नीचे की तरफ है ये वेंट्रल साइड से निकल रही है। किसकी वेंट्रल साइड से, स्पाइनल कॉर्ड की या पैरावर्टेब्रल कॉलम की। ये जो डॉर्सल साइड होती है इसके पास होते हैं सेंसरी न्यूरॉन। कौन से होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। ये मैसेज पे लेके जाते हैं टुवर्ड्स द ब्रेन। और जैसे ये जो वेंट्रल साइड पे होती है, जो वेंट्रल साइड से नर्व निकल रही है या नर्व का फाइबर निकल रहा है, और ये देखिए जैसे यहाँ पर एक पॉइंट पे आकर ये मिल रही है यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर ये जो वेंट्रल साइड से निकल रही है इनके पास होते हैं मोटर न्यूरॉन, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स की तरफ लेके जा रहे होते हैं। तो आई होप से आपको समझ आ गया होगा क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स का, उसकी डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड कौन सी होती है ये भी आपको पता चल गया। ऊपर वाली किस तरह से होती है, वो डॉर्सल होती है, और ये नीचे वाली ये वाली होती है, ये वाली उसको बोलते हैं वेंट्रल।
नेक्स्ट अगर हम बात करें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो सबसे पहले तो याद रखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, एक्चुअली दोनों भी इन्वॉल्व क्या होती है, नर्व्स होती हैं। अब ये वाली जो नर्व्स होती हैं ये कहाँ से आ रही होती हैं, ये थोरेसिक और लंबर रीजन से आ रही होती हैं। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड के मिडल पोर्शन से निकल रही हैं। ये देखो, ये जो मिडल पोर्शन से निकल रही हैं ये सिंपैथेटिक सिस्टम की नर्व्स हैं। तो ये जो मिडल रीजन से इसके निकल रही है, मिडल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो ये कौन सा पोर्शन है, ये इसका होगा थोरेसिक और लंबर रीजन। तो आप यूँ कह लें कि थोरेसिक रीजन की फर्स्ट वर्टेब्राई से लेकर लंबर रीजन की सेकंड वर्टेब्राई तक जो नर्व्स निकल रही हैं डियर फ्रेंड्स, वो सारी क्या कौन सा नर्वस सिस्टम बना रही होती हैं, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बना रही हैं, या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को रन कर रही हैं, चला रही हैं। तो डियर फ्रेंड्स हम वन बाय वन इनके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है कि ये अगर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें, ये जो मिडल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है ये यहाँ से निकल रही है, और ये जो मैंने रेड से ड्रा की हुई है ये है गैंग्लिया। ये क्या है, गैंग्लिया, ये वाला जो रेड से ड्रा किया हुआ है ये है गैंग्लिया। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर 2 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व है। हमने पढ़ा क्या था कि यहाँ पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कि यहाँ पर 2 न्यूरॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, यहाँ पर कितने न्यूरॉन्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, 2 की। अब देखिए एक ये जो मैंने ब्लू से ड्रा किया हुआ और एक ग्रीन से, ये इनके दरमियान में क्या है, गैंग्लिया है। और ये गैंग्लिया से पहले न्यूरॉन आ रहा है तो आप इसे बोलेंगे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। और जो गैंग्लिया के बाद न्यूरॉन आ रहा है उसको बोलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। प्री पहले वाला गैंग्लिया से और पोस्ट गैंग्लिया के बाद वाला। दरअसल यहाँ पर होगा क्या कि जैसे ही इमरजेंसी की कंडीशन होगी, जैसे ही इमरजेंसी आई, सामने से आपने कोई शेर को देख लिया, लाइन आ रहा है, जब कोई भी आपने स्ट्रेस की कंडीशन देख ली है, तो यहाँ पर होगा क्या, हमारी जो आई है, आई के अंदर जो प्यूपल है वो डायलेट हो जाएगा। हमारी आई के अंदर जो पिपल है वो क्या हो जाएगा, डायलेट्स हो जाएगा। डायलेट मतलब फैल जाएगा, जिससे आप यूँ कह लें कि हमारी विजन जो है इन्हांस हो जाएगी, यानी कि आई साइट क्या हो जाएगी, शार्प हो जाएगी, तेज हो जाएगी। इसके अलावा हमारे जो स्लाइवरी ग्लैंड्स है डियर स्टूडेंट्स, उनके अंदर जो स्लाइवा की प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। यानी कि अगर इसकी इनहिबिट हो गई तो इसमें ऑटोमेटिक सी बात है डाइजेशन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो डाइजेशन को स्लो करवाने के लिए क्या होगा कि यहाँ पर जो साइवरी ग्लैंड्स हैं उनकी इनहिबिशन को क्या कर दिया जाएगा, स्लो कर दिया जाएगा, इनहिबिट कर दिया जाएगा। और हमारा जो हार्ट है, ये जो हार्ट होता है ये पंपिंग आर्गन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पंपिंग आर्गन क्या करेगा कि इसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज करवा दी जाएगी, पंपिंग आर्गन यानी कि हार्ट की। तो इस तरह हार्ट बीट जब तेज करवा दी जाएगी ब्लड सेंस, तो बहुत तेज़ी से जो ब्लड है वो हमारी बॉडी के पार्ट्स तक पहुँचेगा। क्योंकि स्ट्रेस की कंडीशन में हम कुछ खा पी तो नहीं रहे होते, तो लेकिन हमारी बॉडी को तो एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी को जल्दी जल्दी हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो हार्ट को क्या करवाया जाएगा, पंप करवाया जाएगा तेजी से। तो इससे क्या होगा, हार्ट का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हार्ट रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा लंग्स की अगर हम बात करें, लंग्स में क्या हो जाएगा कि लंग्स का जो ब्रोंकाई है उसका साइज इंक्रीज करवा दिया जाएगा। जब ब्रोंकाई का साइज इंक्रीज करवा दिया जाएगा, जंक्शन सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया, उससे क्या होगा कि जो इन्वायरमेंट से बाहर से ऑक्सीजन आ रही है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर ब्रोंकाई के अंदर चली जाएगी, यानी कि ऑक्सीजनेशन करवाई जाएगी। जब ब्रोंकाई के अंदर चली जाएगी तो वही ऑक्सीजन क्या करेगी जंक्शन, हमारे ब्लड कैपिलरीज में चली जाएगी। आपको पता है जैसे ब्रोंकाई में जो ऑक्सीजन जाती है वो हमारी ब्लड कैपिलरीज में चली जाती है। फिर ब्लड कैपिलरीज क्या करती है कि वो सप्लाई करती है, एक तो हार्ट से ब्लड आ रहा होता है, उसके अंदर जो हमने फूड वगैरह खाई होती है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होती हैं, एनर्जी होती है, आयंस वगैरह होती हैं, जो भी हमने इंटेक किया होता है। और इसके साथ साथ ये जो ऑक्सीजन ब्रोंकाइल्स में चली गई होती है वो भी कहाँ पे चली जाती है, एंड ब्लड कैपिलरीज में चली जाती है। तो दरअसल वो ऑक्सीजन अब ब्लड कैपिलरीज के साथ यानी कि ब्लड के साथ मिलकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक चली जाएगी, मसल्स तक जाएगी, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके। तो दरअसल इस तरह ये क्या करेंगे, लंग्स का इन्फेक्शन हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास स्टमक। तो दरअसल यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ऐसी बात है, जब साइवरी ग्लैंड्स के ही सिक्रीशन को जब वो स्लाइवा रिलीज कर रहा था उसको इनहिबिट कर दिया गया है, इसमें डाइजेशन को कम किया जा रहा है। तो इस तरह यहाँ पर क्या होगा, स्टमक में, स्टमक का रोल होता है डाइजेशन में, तो यहाँ पर डाइजेशन का जो रेट है वो क्या कर दिया जाएगा, स्लो कर दिया जाएगा, इनहिबिट कर दिया जाएगा। तो आपने देखा है दरअसल जब हम स्ट्रेस की कंडीशन में होती है, जहाँ हम कहीं इंटरव्यू देने जा रही होती हैं, तो हमें भूख नहीं लगी होती, परेशानी की हालत में हमसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा होता, तो दरअसल
सेम ये वाला सिस्टम ही हमारा उसमें इन्वॉल्व हो रहा होता है। वो क्या कर रहा होता है कि यहाँ पर डाइजेशन का जो रेट है वो स्लो कर देता है। नेक्स्ट है लीवर। तो सबसे अगर हम लीवर की बात करें, लीवर जो है ये बाइल की प्रोडक्शन करता है। अब बाइल का रोल किसमें होता है? डाइजेशन करवाना होता है। तो जिस बाइल को बना रहा होता है उस बाइल को स्टमक के पास भेज देता है और स्टमक के अंदर जो डाइजेशन हो रही होती है उसमें अपना बहुत ज़्यादा रोल परफॉर्म करता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या हो रही है कि डाइजेशन का रेट स्लो हो रहा है। जब इसका रेट स्लो हो रहा है तो लीवर की बाइल प्रोडक्शन का रेट भी क्या हो जाएगा? डाउन चला जाएगा, स्लो हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट है एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड्स डिएक्शंस क्या करेगा? ये स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करेगा। किसे रिलीज करेगा? स्ट्रेस हार्मोन। अब जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स कौन कौन से हैं? स्ट्रेस हार्मोन्स एक तो आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेस नेम से पता चल रहा है कि ये स्ट्रेस की कंडीशन में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। अब ये दो तरह के होते हैं, एक होता है एड्रीनालिन और एक होता है नॉरएड्रेनालिन, जहाँ जिसे एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन कहते हैं। न्यूट्रिशन ये स्ट्रेस की कंडीशंस में क्या होती हैं? रिलीज होती हैं, जैसे सिक्रीट्स होती हैं। तो इससे क्या होगा कि ये हेल्प आउट करेगा हमारी बॉडी को स्ट्रेस की कंडीशन से निकालने में। नेक्स्ट हमारा यूरिनरी ब्लैडर। तो ये न्यूट्रिशन इसी तरह ये हो रहा है कि ये जहाँ से इनको मैसेज मिल रहा है तो ये देखिए गैंग्लिया के पास जा रहा है, गैंग्लिया से ये फर्दर दूसरे सेकंड न्यूरॉन के पास जा रहा है। तो ये कहाँ पर आ रहा है? फैक्टर्स के पास आ रहा है, जहाँ पर यूँ कह लें कि ये टारगेट टिश्यूज के पास आ रहा है। तो ये जो टारगेटेड मटेरियल है जहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर है, तो जैसे ये मैसेज यूरिनरी ब्लैडर के पास आएगा, यानी कि कौन सी कंडीशन है? जब स्ट्रेस की कंडीशन है, फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन है, फाइट एंड फ्लाइट, ये वाली जब कंडीशन आ चुकी है तो दैट क्या होगा? यूरिनरी ब्लैडर है इसकी कंसंट्रेशन को इनहिबिट कर दिया जाएगा। तो आई होप डिस्टेंस आपको इस वाले की समझ आ गई होगी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। तो यहाँ पर एक बात और भी डिस्टेंस याद रखनी है आपने, अगर एमसीक्यूज में समटाइम पूछ भी लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो टू न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, एक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और एक पोस्ट। ये जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है ये शॉर्ट होता है, ये होता है शॉर्ट। अगर हम बात करें पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की तो डिस्टेंस ये क्या होता है? लॉन्ग होता है, इस तरह से। और नेक्स्ट हमारे पास पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो जैसे ये क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो होता है। ये कौन सा आउटफ्लो था? थोरैसिक लंबर आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब है बाहर की तरफ निकलना। तो जैसे ये थोरैसिक और लंबर रीजन से निकल रहा है कि इसकी फर्स्ट वर्टेब्राई से लेकर इसकी सेकंड वर्टेब्राई तक, इसलिए इसे कहा गया था थोरैसिक और लंबर आउटफ्लो। अगर नेक्स्ट है क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। क्रेनियो का मतलब जो क्रेनियम से निकला हो, ब्रेन का कौन से पार्ट से? ब्रेन से निकल रही हो, यानी कि क्रेनियम से निकल रही हो। क्रेनियम से ये देखिए ये 3 निकल रही है, 1 2 3, और इस 3 से ये देखिए ये अलग अलग एक ऑर्गन्स को मैसेज लेके जा रही है, ये 2 है। और जो तीसरी है डेड सेंस, ये अदर 4 जो ऑर्गन्स है उनको तक मैसेज लेके जा रही है। और इसके अलावा एक इसकी जहाँ से निकल रही है? सैक्रम से। जो सैक्रम से निकल रही है उसको बोलेंगे सैक्रल आउटफ्लो। तो आप यूँ देखें कि क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो इसे क्यों कहा गया? इसमें इसकी 3 तो कहाँ से निकल रही है? क्रेनियम से, और एक कहाँ से निकल रही है? सैक्रम रीजन से निकल रही है, तो इसलिए इसको बोलेंगे क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। और ये रेस्ट की कंडीशंस में फंक्शन कर रहा होता है। तो इसमें होगा क्या कि जैसे ही कंडीशंस कौन सी है? ये रेस्ट की कंडीशन, बंदा स्ट्रेस से निकलता है, जैसे ही हम इंटरव्यू से फ्री हो जाते हैं, या जब हम एग्जाम देने जा रहे होते हैं। जैसे आपने देखा अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने रात का ही खाना खाया होता है। कुछ स्टूडेंट्स को जो ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, उनको कोई किसी तरह की भूख या प्यास महसूस नहीं हो रही होती, उनका पढ़ने पे ही जोर होता है, वो ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। और जैसे वो पेपर से फ्री होते हैं, एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हैं, तो फ़ौरन से कैंटीन ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ पे कैंटीन है। तो इट्स मीन कि यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि ये इसका उल्ट प्रोसेस होगा, डाइजेशन जो का रेट होगा वो क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा हमारी जो आई है डिस्टेंस, जहाँ पर डायलेट्स हो गई थी, जब हमने सामने से किसी शेर को देखा हमारी आंखें ऐसे खुल गई थी, पूरी की पूरी आंखों का खुल जाना, विजन क्या हो गई थी? नहास हो गई थी। लेकिन यहाँ पर जो आई का प्यूपल है वो नॉर्मल रेट पे आ जाएगा, प्यूपल क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। और सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा की प्रोडक्शन जहाँ पर स्टार्ट कर देगा, यहाँ पर सलाइवा बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे अगर हार्ट की बात करें तो ये भी हार्ट का जहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी हार्ट बीट, वो ये भी क्या हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी। हार्ट बीट क्या हो जाएगी? नॉर्मल। जहाँ भी पहले हार्ट का जो रेट है, हार्ट रेट, वो नॉर्मल हो जाएगा। अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स में जो ब्रोंकाई का इस साइड पे साइज इंक्रीज हुआ था, अब क्या होगा कि ब्रोंकाई का साइज कम हो जाएगा। मतलब इतना था ओरिजिनल साइज ब्रोंकाई का, और सिंपैथिक सिस्टम ने इतना कर दिया। अब क्या होगा कि अपने पहले वाले नॉर्मल साइज पे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अब ऑक्सीजन की उस तरह से जरूरत नहीं है जैसे इधर थी।
तो डियर फ्रेंड्स इस तरह यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरह स्टमक के अंदर डाइजेशन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह लीवर के अंदर बाइल की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, बाइल की प्रोडक्शन। अब बाइल की प्रोडक्शन जब इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिक सी बात है, एक बाइल की प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, उधर से साइलरी ग्लैंड साइवा बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह क्या हो जाएगी, डाइजेशन जो है उसका रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा पहले वाले की निस्बत। आप या यूँ पहले के डाइजेशन का रेट नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो लास्ट वाली है नर्व्स, ये जो लास्ट वाली नर्व्स आ रही है जो सेक्टरल रीजन से आ रही है, तो ये क्या करेगी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो मसल्स है उसकी कंट्रैक्शन करवा देगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी इसे। तो डियर फ्रेंड्स ये था हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो रेस्ट की कंडीशन में वर्क कर रहा था। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ये वाली जो एक नर्व है आपने यहाँ पर नोट किया होगा कि बाकी देखें सबसे एक एक नर्व निकल रही है और एक एक आर्गन की तरफ मैसेज जा रहा है, यानी कि एक एक अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही है। अगर यहाँ पर देखें तो इसकी ये फर्स्ट टू तो अलग अलग आर्गन के पास मैसेज लेके जा रही है, लेकिन ये जो एक है तीसरे वाली, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये देखिए ये चार, 1 2 3 4 ये इन 4 ऑर्गन्स तक लेके जा रही है मैसेज, लेकिन एक नर्व, ये वाली जो एक नर्व निकल रही है, तो इसको बोलते हैं वैगस नर्व्स। तो ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा रहा होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको बोलते हैं वैगस नर्व। और इसके अलावा यहाँ पर इसमें और भी एक डिफरेंट है डियर फ्रेंड्स, इसके देखें ये है गैंग्लिया, जिस तरह ये मैंने रेड में ड्रा किए थे, इधर ब्लैक में ड्रा किए हुए, ये क्या है, गैंग्लिया। अब इसके गैंग्लिया से पहले वाले जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, ये वाले प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन डियर फ्रेंड्स, ये क्या है, लॉन्ग है। इसके ये वाले जो प्री थे शॉर्ट थे, इसके प्री वाले क्या है, लॉन्ग है। और इसी तरह डियर फ्रेंड्स जो इसका पोस्ट वाला है, ये वाला, ये शॉर्ट है। पोस्ट वाला न्यूरॉन क्या है, शॉर्ट है। तो डियर फ्रेंड्स आई होप आपको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की अच्छे से समझ आ गई होगी। हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है डियर फ्रेंड्स वो खत्म हो गया है, और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसके डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम के। आज के लिए इतना ही बहुत है डियर फ्रेंड्स। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।